इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के जो रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनका कहना है कि गोलानी ब्रिगेड में जितनी मौतें अभी इस समय हुई हैं, जितने लॉसेस हुए हैं लेबनान बॉर्डर पे 1948 जब इजराइल बना तो उसके बाद से आज तक कभी नहीं हुए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, ये एक यूट्यूब का शिकंजा कुछ कुछ मुझ पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी पिछला जो वीडियो मैंने डाला उसकी अभी मुझको वो चेकिंग दिखा रहा है, जबकि आप तक वो पहुंच रहा है, व्यूज भी उसके आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी जो वेबसाइट है amresh.co, AMARESH.co, उस पर भी आप लगातार वहां पर जाइए, उसको विजिट करिए और उसको ये दूर दूर तक फैलाइए। वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिंपल AMARESH.co आप गूगल सर्च में टाइप करेंगे, .com नहीं .co आप टाइप करेंगे, वहां आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह ने एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख यानी 20 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने फिर से कई हमले किए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो डॉक्यूमेंट हिजबुल्लाह ने रिलीज किया है कि जो इजराइल ने सेकेंड फेज कहा, जैसे इजराइल का देखिए 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर के आसपास लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ, तो इजराइल ने करीब 11 नवंबर को कहा कि अब हमारा एक फेज पूरा हो गया, जबकि वो एक भी गांव नहीं ले पाए, 1 इंच जमीन लेबनान की नहीं ले पाए। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा फेज 1 खत्म हो गया, अब हम फेज 2 में जा रहे हैं। अब फेज 2 12 नवंबर से मतलब शुरू होता है और आज तक 20 तक 8 दिनों में फेज 2 में आप समझ लीजिए कि कम से कम 18 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं, कितने मरकबा टैंक डिस्ट्रॉय हुए हैं, कितनी सारी चीजें हुई हैं। और जो 100 के ऊपर इजरायली सोल्जर्स फर्स्ट फेज में मारे गए थे, उनके अलावा मतलब पूरी तरीके से एक, और ये केवल आईडीएफ की जो उन्होंने एडमिट की है वो खबरें। इसमें जो एतरून का एम्बुश था, जिसमें पूरी की पूरी दीवार गिर गई और एक्सप्लोड करा दिया, मतलब हिजबुल्लाह फाइटर्स ने उसके बाद टनल से निकल के मारा, जिसमें करीब 12 इजरायली सोल्जर्स, जो अभी खबर आ रही है कि करीब 12 इजरायली सोल्जर्स उसमें या तो घायल हुए या मारे गए। करीब 8 मारे गए, चार घायल हुए। पहले कुछ दूसरी खबर आ रही थी। खैर, देखिए ये सब जो आंकड़े हैं ये आते जाते रहते हैं और ये अपनी परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिजबुल्लाह ने क्या जारी किया है। हिजबुल्लाह ने देखिए एक तो ये बात जारी की है कि पूरा आप लेबनान का मैप देखिए तो 3 एक्सेस पे लड़ाई मेन है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। अब वेस्टर्न सेक्टर में वो एरिया है चमा, जिसको शमा भी कहते हैं, जहां पर जो सेंट पीटर्स, जो इस्लाम में भी एक बहुत उनका बहुत बड़ा ओहदा है, जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे फर्स्ट, मतलब एक तरह से जब जीसस क्राइस्ट जिंदा थे तब वो डिसाइपल थे, तो उनका जो, और जिनको सीमोन अल शमन भी कहा जाता है, तो उनके नाम से जो शहर लेबनान में है, और वो जो मतलब शहर क्या, वो छोटा सा गांव है और उसमें उनकी श्राइन है। तो वहां पर जो इजराइल ने जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की, उसके वीडियोस भी आए, सारी चीजें, यही 12 से 20 के बीच में इन 8 दिनों में। तो वो सबसे वेस्टर्न एज पे है, जो लेबनान का वेस्टर्न एज है, वो समझ लीजिए। जो जैसे जो टायर शहर है, जिसके बाद फिर समुद्र आ जाता है, उसके पास है शमा। तो एकदम जो मतलब वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट एक तरह से, क्योंकि जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में सदर्न लेबनान है, जो लिटानी रिवर के साउथ में है, और उसमें जो सबसे जो वेस्ट जो कोस्ट है वो तायर अल हर्फ है, और उसी के नीचे शमा है। तो जो ये जो शमा एरिया है, इस पे देखिए बहुत तरीके से हिजबुल्लाह ने ये चीज बताई है कि बहुत सारे तरीकों से उन्होंने मतलब इजरायलियों ने उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की, और ये एक वेस्टर्न सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये इलाका है। अब ये हिजबुल्लाह ऑपरेशन रूम से जो पूरी खबर आई है, वो उसके हिसाब से एक लबूना फॉरेस्ट है वहां। ये देखिए वेस्टर्न सेक्टर यानी शमा। तो ये जो शमा या चमा भी उसको कहते हैं, नहारिया, उसके पास जो इजरायली सेटलमेंट है नहारिया, तो वहां से सबसे पहले इन्होंने 12 नवंबर के बाद इजरायली फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की। लबूना फॉरेस्ट को इन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद आलमा अल शाब और तैर हरफा को भी उन्होंने उसके एकदम आउटस्कर्ट्स हैं उसको क्रॉस किया, और फिर वो अल शाब की, मतलब ये शमा की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब शमा की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की, तो कई एम्बुशेस हिजबुल्लाह ने प्रिपेयर किए थे,
और उसमें क्या था कि जो एम्बुशेस थे वो ऐसे ऐसे थे, जैसे एक यहां पर 5 सोल्जर्स का एम्बुश, तो उसमें जो अब इजरायली सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में, तो उनका एक एडवांस गार्ड वहां फंस गया, उसको इधर से डाइवर्ट कर दिया, फिर दूसरा आगे चला गया, फिर उसको जाके वहां पकड़ लिया। ये जो देखे लड़ाई का तरीका अलग अलग तरीकों से, कि पहले एक एडवांस गार्ड को उन्होंने पकड़ा, अब जो पीछे आ रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उसको नहीं पता, हालांकि वो देख रहा है कि कुछ हलचल है, लेकिन अब इजरायलीज को ये ऑर्डर था कि उसको बाईपास कर जाए, आउटफ्लैंक करें। तो उसमें से अगर 5-10 इजरायली सोल्जर्स को उन्होंने एंगेज कर लिया, तो बाकियों ने उसको आउटफ्लैंक करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एम्बुश था। आगे वो जहां जहां जाते थे वो एम्बुश था, वहां पर हिजबुल्लाह के फाइटर्स उनको मारने के लिए रुके हुए थे। उसके बाद देखिए एक आर्मर्ड कार ने जो एक ये जो शमा में एक मस्जिद है और एक म्यूनिसिपल बिल्डिंग है, जो और उसी के पूरब में यूनिफिल के भी एक ग्रुप है। तो खैर यूनिफिल से तो कहा गया है कि भाई इंटरवीन नहीं करने को। तो अब क्या है कि जो इधर से जो एक आर्मर्ड कंपनी यानी टैंक्स वगैरह लेके जो उधर से दूसरे, मतलब एक सेना इधर से जा रही है तो वो उधर से आ रहे हैं, एक ही एरिया को एम कर रहे हैं, लेकिन मतलब धूल झोंकने के लिए कि भाई सेना यहां से जा रही है तो ये जो मरकबा टैंक से इधर से आ रहा है। ये सब शमा के आसपास हो रहा है। वहां पर इन्होंने देख के उसको पहले से एंटिसिपेट किया था हिजबुल्लाह ने, और वहां पर इन्होंने जो मारा है उससे 2 मरकबा टैंक्स नष्ट हो गए। और ये एक बड़ी घटना हुई, जिससे पूरी की पूरी जो इजरायली फोर्स है उसका मनोबल गिर गया, और 2 मरकबा टैंक के साथ साथ एक बुलडोजर भी नष्ट हो गया। उसके बाद हिजबुल्लाह के फाइटर्स सीधे क्लोज रेंज में लड़ गए, मतलब क्लोज एकदम आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। अब इस आमने तो ये 3 देखिए, एक बार एम्बुश किया, एक तरफ 2 मरकबा टैंक्स को मारा, और फिर आमने सामने आ गए। तो आमने सामने जब तक वो आए तब तक इजरायली फोर्स का मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया था, और इजरायली फोर्सेस वैसे भी बहुत अपने कोई जान देने के लिए तो लड़ नहीं रही, तो इसलिए वो लोग मैदान में टिक नहीं पाए। और फिर देखिए कि जो उनकी कैजुअलिटीज बढ़ने लगी। उसके बाद इजरायली मेडिकल यूनिट्स जो हैं वो आ गई सामने, उन्होंने स्मोक बॉम्ब्स फेंकने शुरू किए, फॉस्फोरस बॉम्ब्स फेंकने शुरू किए। फॉस्फोरस बॉम्ब से क्या है कि फिर उससे जो दूसरी साइड है उसके नजदीक नहीं जाती, उसमें जलने का खतरा होता है। तो इन्होंने, लेकिन फॉस्फोरस बॉम्ब से कोई हिजबुल्लाह के सोल्जर्स को ये लोग मार नहीं पाए, ये केवल रिट्रीट का एक इनका ये था तरीका था। उसके बाद एक अल जिबियन जो उसी वेस्टर्न सेक्टर में है, वहां पर भी देखिए कुछ मतलब बीच में शमा है इधर से, तो इधर से मरकबा टैंक घुसने की कोशिश की, उनको मार दिया, फिर इधर से घुसने की कोशिश की, उनको भी मार दिया, और उसमें उनका जो क्रू है पूरा घायल हो गया। और 120 मिलीमीटर और 81 मिलीमीटर मोटर से हिजबुल्लाह ने लगातार उनको मारते रहे। तो तीन तरफ से जो अटैक हो रहा था वो पूरी की पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर जो ये सब 12 नवंबर से 20 नवंबर के बीच, ऐनता मारून अल रस ऐतरून ट्रायंगल, ये आप देखिए लेबनान के मैप के एकदम एंड में आप देखिएगा, तो ये ऐनता मारून अल रस और ऐतरून, ये पूरा ट्रायंगल एक बनता है। तो इस ट्रायंगल को वो करने के लिए, मतलब इसमें घुसने की पहले भी फर्स्ट फेज में भी कोशिश की थी आईडीएफ ने, और अब सेकंड फेज में भी इन्होंने कोशिश की। और इसमें 51st बटालियन गोलानी ब्रिगेड जो 36 डिवीजन का पार्ट है, उसने 13 नवंबर को बढ़ना शुरू किया ये ऐतरौन और मारून अल रस की तरफ। और उसके बाद बिंत जिबिल एक शहर है, उसके वहां से भी आउटफ्लैंक करने की कोशिश की, और एक तरीके से वही एक झटका देने की, मतलब जैसे आउटफ्लैंक यही होता है कि ऐसे ऐसे आ रहे दुश्मन तो इधर से हो जाते हैं, और वो मतलब एक तरह से उनको क्रॉस कर जाते हैं, और एक जो फौज आगे है उसके रियर में चले जाते हैं। अब इसमें अच्छा, ये जब हो रहा था, ये जब इजरायली फोर्स मैनूवरिंग कर रही थी, तो जबरदस्त वहां पर गोलाबारी चल रही थी, आर्टिलरी फायर चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी। और लेकिन इसको जो है, अच्छा रात भर ये चलता रहा। फिर ये 13 तारीख को, फिर 14 तारीख की सुबह, 14 नवंबर की सुबह 9:50 पे जो वहां का टाइम है, उसके हिसाब से एक एम्बुश जो है वहां पर हिजबुल्लाह फोर्सेस ने लगाया हुआ था। वो उनकी टेरेन है, वो जानते हैं, वो वहां पर 25 सालों से एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहां उन्होंने एक एम्बुश लगाया हुआ था, और जो एक घर के अंदर हिजबुल्लाह के फाइटर्स छुपे हुए थे।
और जैसे ही वो इजरायली फोर्स एक जो उन्होंने किल जोन बनाया था, ये हमास भी करता है, किल जोन बनाता है कि यहां पर पहुंचेंगे तो हम उनको मारेंगे। तो जैसे ही किल जोन की तरफ पहुंचा, जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे उन्होंने चारों तरफ से जो एक एक बिल्डिंग में, अच्छा हाँ ये बताना भूल गया मैं, एक बिल्डिंग एक तरफ और उधर सड़क पार करके दूसरी बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे, बिल्कुल बीच में फंस गए इजरायली। तो बीच में जब वो जा रहे थे तो उनको दोनों तरफ से गोलियां चली। और उसके बाद जब वो कवर, और एक तीसरी इमारत थी जिसमें उन्होंने कवर लेने की कोशिश की, यानी बचने की कोशिश की, तो वहां से भी सीधे निकलते हुए हिजबुल्लाह के फाइटर्स बाहर निकल आए बिल्डिंग से, और इजरायली फोर्सेस अब अंदर बिल्डिंग के हैं। पहले हिजबुल्लाह की फोर्सेस बिल्डिंग में थी, इजरायली सोल्जर्स बाहर थे। अब इजरायली सोल्जर्स भाग के एक बिल्डिंग में घुसे तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स बाहर निकले, और उन्होंने जो लब्बैक नसरल्लाह की पूरे एट योर सर्विस नसरल्लाह लगाया, और उसके बाद उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी उस बिल्डिंग की तरफ। आरपीजी शेल्स, पूरा घर नष्ट हो गया। कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए अभी तक कोई काउंट नहीं है। उसके बाद देखिए कि जब वो घर गिर गया तो आईडीएफ में पैनिक हो गया, लोग भागने लगे चिल्ला चिल्ला के, और जो उनको बचाने के लिए यूनिट्स जो आ रही थी वो उनसे भी हिजबुल्लाह के फाइटर्स भिड़ गए। 3 घंटे तक ये लड़ाई चली। इजरायली फोर्सेस लगातार स्मोक और ये, अच्छा फॉस्फोरस यहाँ छोड़ नहीं सकते थे कि उनके खुद के सैनिक होते, हालांकि उनके अपने खुद के सैनिकों को मारने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन इस तरह से खुलेआम नहीं कर सकते। तो फॉस्फोरस जो बॉम्ब से वो यहाँ वो छोड़ नहीं पाए, इसकी वजह से वो फंस गए, और उन्होंने जो है एक मतलब ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया। और हिजबुल्लाह मतलब यहाँ भी कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए। तो जो 18 की संख्या बताई जा रही है 12 से 20 के बीच में, जो इजराइल एडमिट कर रहा है, असली संख्या 38 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। अब देखिए, अब उसके बाद खियाम, अब ये हो गया सेंट्रल सेक्टर। अब ईस्टर्न सेक्टर, लेबनान के ईस्ट में खियाम है। तो खियाम में जो पहले भी एक लड़ाई हुई थी 2 नवंबर को, जो पहले फेज में, और बुरी तरीके से इजराइल हारा था। अब इन्होंने खियाम से भी वही कुछ करने की कोशिश की, आउटफ्लैंक करने की, कि खियाम से को हम और थोड़ा सा पूरब जाके, पूरब में तो है ही खियाम, थोड़ा और पूरब जाके ऐसे करके फिर खियाम के नॉर्थ से हम इधर वापस आएंगे और ये हिजबुल्लाह को ट्रैप करेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह ने देख लिया इस पूरे मैनूवर को, और जब ये वता खियाम एरिया पहुंचे, जो कि खियाम के साउथ में है, तो वहीं से हिजबुल्लाह ने मारना शुरू कर दिया। 2 मरकवा टैंक्स को यहाँ पर मारा गाइडेड मिसाइल से, और कई उसमें जो इनके क्रूज थे, इनके लोग थे वो इजराइल के, वो मारे गए। उसके बाद देखिए इजराइल को पीछे हटना पड़ा, मतलब इजराइल आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। और आज तक ये जो पूरी घटना है, ये जो करीब 14-15 नवंबर की ये पूरी घटना, इसकी वजह से आज तक ये लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। खियाम एरिया में आज भी देखिए कम से कम 4 घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाए। अब देखिए, अब इजरायली आंकड़े ये हैं कि 12 से 20 नवंबर के बीच में 18 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, 32 घायल हुए, 5 मरकवा टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, 1 मिलिट्री बुलडोजर डिस्ट्रॉय हुआ। और अगर आप पूरे जो इनका जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था फेज 2 फेज 1 को मिला दें अक्टूबर 1, 2024 से, तो कम से कम इजराइल के एडमिशन से 122 सोल्जर्स उनके मारे जा चुके हैं, 1050 उनके सोल्जर्स इंजर्ड हैं, 48 मरकवा टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखिए फेज 2 में करीब 5 मरकवा टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, तो फेज 1 में 43 मरकवा टैंक्स वो डिस्ट्रॉयड, 9 बुलडोजर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फेज 1 फेज 2 मिला के, 2 हमवी व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, 2 आर्मर्ड व्हीकल्स, 2 ट्रूप कैरियर्स। उसके बाद हिजबुल्लाह ने जो हर्मेस ड्रोन, 6 हर्मेस 450 जो 450 कैलिबर के ड्रोन है उनको गिराया, और 2 हर्मीज 900 ड्रोन जो कि बहुत महंगे होते हैं उनको गिराया, और एक क्वाडकॉप्टर जोन जिसके एक तरह से उसके 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए उसको क्वाडकॉप्टर कहा जाता है, उसका इस तरह से उसकी बनावट है, तो उसको भी मार गिराया। और ये भी हिजबुल्लाह ने कहा कि ये मतलब ये खुद इजरायलीज ने कहा कि ये फिगर जो है जो हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेसिस पे मारा है और जो सेटलमेंट्स पे मारा है, जो रोज आपको बताते रहते हैं कि आज अक्का में मारा, किरियत शिमोना में मारा, जो इजराइल के अंदर है एरियाज, और आज भी मारा है वो भी बताएंगे आपको। तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसमें भी देखिए रोज को घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इजरायली सेटलर्स घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये सारी चीजें आप तक देखिए हम पहुंचाते रहे, और वेबसाइट पे भी आप देखिएगा वीडियोज हैं उसके। अब देखिए यहाँ पर
आप आगे बढ़ते हैं तो इराक ने यहाँ पर एक वीडियो जारी किया है कि उसने जो एक इलियात इजराइल का पोर्ट है उस पर बार बार क्यों मार रहा है इराक ने देखिए बहुत रोज 6-7 इस तरह के हमले कर रहा है और काफी हमले इलियात पे होते हैं। इलियात पे इसलिए मार रहा है क्योंकि इलियात जो है वो पोर्ट एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह टाइप है और वहां पर जो ईस्ट एशिया से जो जैसे जो एक मतलब क्योंकि यमन ने उधर ब्लॉक कर रखा है सी रूट, तो इधर से जो आता है यूएई और सऊदी अरेबिया जॉर्डन होते हुए माल वो वहां से इलियात से वो दूसरे देशों में जाता है जहां पर इजराइल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, वहां जाता है। तो अब इन सारी चीजों को इजराइल का अच्छा वहां से सामान आता भी है बाहर से क्योंकि वो एरिया जो मेडिटेरेनियन सी का है वो अभी थोड़ा खाली है। भाई यमन की वहां तक पहुंच नहीं है लेकिन इराक की पहुंच है। इराक पहले भी कह चुका है कि वहां तक हम मेडिटेरेनियन सी में हम मार सकते हैं। एक बार यमन ने भी मारा है। तो ये पूरी एक कवायद चल रही है कि इजराइल की वो भी एक जो रास्ता है मेडिटेरेनियन सी वाला वो बंद कर दिया जाए, इसीलिए बार बार वो इलियात पे मार रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से वही आज भी करीब 5 से 6 हमले इराकी रेजिस्टेंस ने किया और इराकी रेजिस्टेंस कभी ये नहीं बताता कि कितने लोगों को मारा, कैसे किया। उसने बस एक अपना कहता है कि हमने इलियात को में हमने छोड़े, नॉर्थ इजराइल में हमने छोड़ दिया और कितने ड्रोन मारे और इजराइल भी इस पर चुप रहता है, इराक भी चुप रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो चल। अच्छा उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो तेल हाइम और बेत लिड जो 2 इजरायली बेसिस पे हमला किया था परसों, उसका पूरा वीडियो उन्होंने जारी किया कि 120 किलोमीटर वो लोग बॉर्डर से ये दोनों जो इलाके हैं सैन बेसिस ये हैं और कादिर 2 मिसाइल जिनकी रेंज नसर 1 से कहीं ज़्यादा होती है जो करीब 250-300 किलोमीटर की मार कर सकते उनको मारा 120 किलोमीटर दूरी, यानी और इफेक्टिव वो हो गए। जो 300 किलोमीटर जो मिसाइल तय कर सकती है अगर आप 100 किलोमीटर मार दी, जैसे पहले हुआ था कि जो ग्राउंड फोर्सेस पे नस्र 1 मिसाइल मार दी थी और 100 मीटर्स 200 मीटर्स पे जो 100 किलोमीटर तक वार कर सकती है, तो बड़ा उससे इजराइल जो है डिवास्टेट हो गया था। ये उसके पहले फेज पे 12 नवंबर के पहले। तो अभी देखिए जो लगातार उन्होंने राबिन बेस पे तेल हाइम बेस पे नेतनिया पे बेतलेत इन सारी बेसिस को जिस ऑर्डर में मारा जिस तरह से किया वो पूरी इन्होंने दिखाया। उसके बाद देखिए 20 तारीख को अगर हम आए आज की तारीख को, तो आज देखिए कम से कम 31 स्ट्राइक्स अभी हिजबुल्लाह कर चुका है। उसमें प्रमुख रही हैं जो एक एनिमी बेस मतलब जो इजरायली बेस एक रहा है शेख दनून का। शेख दनून जो है नहारिया के ईस्ट में है और नहारिया वही जो शमा के बिल्कुल सामने है जो लेबनान में शमा है। तो वहां पर एक बड़ा रॉकेट और ड्रोन अटैक किया। उसके बाद श्रागा बेस भी जो ये गुलानी ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है वहां मारा। फिर अक्का में यानी एकड़ में मारा, उसके वीडियोस भी आए हैं एकड़ पे, मेरे वेबसाइट पे हैं वो। उसके बाद मेतुला और मार्गिलियो में उन्होंने मारा सीधा। फिर देखिए यमन ने आज एक और जहाज पे हमला किया, वो अनादुलू एस जो जहाज है ये इसने फिर से वायलेशन किया। इसने जो यमन की वार्निंग थी कि तुम ये जगह क्रॉस नहीं कर सकते हो, जो बाब अल मंदाब है और जो पूरा मतलब लाल सागर का में जो एरिया है जो यमन ने ब्लॉक कर रखा है, तो वहां से इसने गुजरने की कोशिश की। वहां पर इन्होंने यमन ने अटैक किया और ये जो जहाज है अनादुलू एस ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब देखिए वहां पर जब अमेरिकन पीछे हट गए, जब वो उनके इब्राहिम आइजनहावर और लिंकन और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के जब ध्वस्त हो गए, तो बताइए और फिर किसके बिसात के वहां कुछ करे। और ये हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा जो काम किया कि जो एलेत जो एक आर्मी बेस है 91st डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है अपर गलीली में, वहां पर जो मारा है वो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि उसमें वहां पर कुछ बड़ा इक्विपमेंट इजराइल का उसको नुकसान हुआ है। और उसके बाद देखिए इजरायली हेलीकॉप्टर चमा, तैर, हरफा, वही जो चमा मतलब शमा और अल बेदा, इन पूरे इलाकों में वो लोग उड़ते दिखाई दिए। लगातार उसमें हिजबुल्लाह ने इजरायली सोल्जर्स को आज मारा है। तो ये देखिए आज की जो खबर है, आज का तीसरा और अंतिम वीडियो। कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे।
और कल की मैं आपको बात बता दूं, कोशिश करूंगा मैं 3 वीडियो आपके बीच लाऊं। जैसे आज हम लाए थे जो उसका मतलब हमारे ख्याल से एक 3:30 पे, एक 5:30 पे, और नहीं सॉरी, एक 5:30 पे, एक 7:30 पे, एक 9:30 तक, ये जो तीसरा आएगा। तो इस तरह से हमने किया था, तो हो सकता है हम कल इसी टाइम को 5:30, 7:30, 9:30 इसी को रेगुलर बना ले। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।